मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे आपके लिए लेकर आई हूँ 12th हिस्ट्री एनसीईआरटी का यूनिट 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। आज हम इस यूनिट को चालू करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके टाइटल को ही समझ लेते हैं। हमारा इसका टॉपिक है, चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। सबसे पहले हम इन्हीं शब्दों को समझते हैं। बंधुत्व से मतलब होता है भाईचारा, जिसमें हम परिवार के बारे में, रिश्ते के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, कुल के बारे में, वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन जो है इस समय का हम करते हैं। इस पूरे अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं महाभारत के बारे में और महाभारत कालीन सामाजिक व्यवस्था या जो भी हमको महाभारत से जानकारी मिलती है उसके बारे में। तो उसमें हम जिस भी चीज़ को पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे मूल भावना बंधुत्व की ही है। तो सबसे पहला बिंदु हमारे लिए है बंधुत्व। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं जाति तथा वर्ग के बारे में, जो कि हमारे टाइटल में भी मुख्य रूप से दिया है। जाति और वर्ण, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्ण 4 होते हैं और जाति अनेक होती हैं। इन दोनों की व्यवस्थाओं के बारे में हम अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही हम इस अध्याय में महाभारत ग्रंथ का अध्ययन भी करने वाले हैं, उसका समालोचनात्मक रूप से उसको समझने भी वाले हैं कि उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। पर इस पूरे महाभारत ग्रंथ की समालोचनात्मक विश्लेषण के लिए सरकार के द्वारा एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना चालू की गई, जिस परियोजना का नेतृत्व सौंपा गया वी.ए. सुकंथर जी को। वी.ए. सुकंथर जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, जिसपे हम लोग विस्तृत अध्ययन इस अध्याय में करने वाले हैं। यहाँ पर अध्याय का सामान्य परिचय क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो समझने के साथ ही ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि इसमें एक शब्द आता है समालोचनात्मक। तो समालोचनात्मक अध्ययन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि सभी पक्षों का अध्ययन करना, चाहे वो अच्छे पक्ष हो या बुरे पक्ष हो, उन सभी को लिखना। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की बात हो गई कि समालोचनात्मक अध्ययन क्या है। तो हम इस टॉपिक में से देख लीजिए, जो हमारा टॉपिक है हम उसमें से सारी चीज़ें समझ रहे हैं। बंधुत्व क्या है, जाति वर्ग क्या है, और हमको इसमें महाभारत के बारे में पढ़ना है, और वी.एस. सुकंथाकर के नेतृत्व में बनी परियोजना के बारे में पढ़ना है, और समालोचनात्मक अध्ययन किसे कहा जाता है हमें इसके बारे में भी पढ़ना है। तो ये समझने के पश्चात हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट हमारा कि हमें इस यूनिट में पढ़ना है महाभारत के बारे में। तो थोड़ा सा पहले महाभारत के बारे में हम लोग एक हल्का सा समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि महाभारत जो है वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, और वेद व्यास जी के द्वारा रचित है और साथ में इसकी लिपिक जो है गणेश है। ठीक, ये दोनों ही चीज़ें परंपरा अनुसार हैं, मतलब ऐसा माना जाता है। साथ में हम लोग देखते हैं कि ये अब हमारी जो बुक में बताया गया है कि परंपरा अनुसार तो ये है, लेकिन मूल रूप से इसके रचयिता भाट और सारथी थे, ऐसा हमें कहा गया है, जिन्हें हम सूत के नाम से जानते हैं। इस अध्याय में हम आगे ये भी पढ़ने वाले हैं कि जो सूत थे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक सूत के कार्य में मुख्य रूप से ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव जमा लिया था। ये सूत युद्ध के समय राजा के साथ युद्ध स्थल पर जाया करते थे और तात्कालिक घटनाक्रम को देखकर लेखन किया करते थे काव्य के रूप में। इन्हीं को संकलन करके आगे चल के महाभारत का लेखन हुआ। महाभारत में कुल 18 पर्व या अध्याय हैं। महाभारत में कुरुकुल और कुरुकुल के कौरव और पांडवों के बीच हुए युद्धों का वर्णन है। महाभारत का प्राचीन नाम जय था। इस ग्रंथ के लगभग 1000 वर्ष तक इसकी रचना होती रही और लगभग ये चालू हुआ था 500 ईसा पूर्व के आसपास। तो ये हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से महाभारत के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। आपके इस अध्याय का फर्स्ट पेज इस प्रकार है, जो दिखाई दे रहा है आपको। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि
इसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य के आर्थिक राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए और यहाँ पर इस परिवर्तनों से इनकी जीवन शैली में भी परिवर्तन हुआ। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम साहित्यिक परंपरा का प्रयोग करते हैं। हम कुछ ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उस ग्रंथों में हम लोग पढ़ रहे हैं, महाभारत का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और प्रत्येक ग्रंथ के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे उपमहाद्वीप में, भारत में महाभारत जो था, इसका अध्ययन करने से हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो रही है। लगभग इसका लेखन 500 ईसा पूर्व से चालू हुआ और 1000 वर्ष तक चलता रहा। तो इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं हमें कुछ महाभारत की जानकारी जो है प्राप्त होती है। महाभारत को अगर हम प्राचीन रूप से देखते हैं तो इसके नाम के आधार पर, श्लोकों की संख्या के आधार पर ये इनके नाम अलग अलग समय अलग अलग रहे। प्रारंभ में सबसे पुराना नाम इसका जय संहिता था। इसमें 8800 श्लोकों की संख्या थी। इसके बाद भारत हुआ जिसमें 24,000 श्लोक हुए और 1 लाख जब संख्या हो गई श्लोकों की तो यह महाभारत कहलाया। अब प्रश्न उठता है कि महाभारत काल के साक्ष्य हमारे पास क्या हैं, क्योंकि हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो हम एक किसी ग्रंथ का अध्ययन सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही करेंगे। तो महाभारत के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त है, महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियाँ, ठीक है। संस्कृत जो पांडुलिपियाँ हैं ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये हमको जानकारी मिलती है। अब बात आती है पुरातात्विक साक्ष्य की। तो पुरातात्विक साक्ष्य में 1951-52 में बीबी लाल द्वारा हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया गया। 5 स्तरों में इसके साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से कि नंबर 2 और नंबर 3 हमारे बहुत ही काम का है, क्योंकि दूसरे नंबर के स्तर में 12वीं सदी से 7वीं सदी ईसा पूर्व और तीसरे वाली लेयर में हमको मिलता है 6वीं शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। ये हमको बहुत ही ज़्यादा काम का है हमारे लिए। देखा जाए तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हस्तिनापुर बसा हुआ था और यहाँ से भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक बसा हुआ था। यानी काफ़ी ज़्यादा हमें पता चलता है इससे कि काफ़ी प्राचीन समय की हमें यहाँ जानकारी मिल जाती है। यानी हमारे पास ये दोनों ही साक्ष्य काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि पांडुलिपि की बात मैं कर रही हूँ तो ये पांडुलिपि कैसी होती थी, ये इस तरीके की थी पांडुलिपि। ये पांडुलिपियाँ एक विशेष प्रकार की पत्ती तालपत्र में, विशेष प्रकार की लकड़ियों में, ताम्रपत्रों में लिखी जाती थी और इन्हें बांध कर एक रस्सी से बीच में छेद करके रख लिया जाता था। ये एक पांडुलिपि है। साथ ही ये हस्तिनापुर के खुदाई में प्राप्त स्थल है, जो कि वीवी लाल जी के योगदान से हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से इस अध्याय में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये हमारा एक व्यू क्लियर हो गया है। और हम आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से सरकार ने इस क्षेत्र में एक परियोजना का निर्माण किया, एक परियोजना प्रारंभ हुई, एक महत्वाकांक्षी योजना, और जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा महाभारत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो बस आज इतना ही, अगले वीडियो में कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।